नमस्कार, ब्यूरोक्रेसी आईएएस मिलिट्री पुलिस एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कत्यूरी राजवंश को लेके चले थे और जो कि कुलिंद राजवंश से कत्यूरी राजवंश हमारे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में मध्यकालीन उत्तराखंड को लेके चलेंगे और मध्यकालीन उत्तराखंड में पहला जो राजवंश है उसको हम लेके चलते हैं चंद राजवंश। तो आज के इस सेशन से हमारा मध्यकालीन उत्तराखंड प्रारंभ होता है और प्राचीन उत्तराखंड की वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आप उनको हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमने बात की थी जैसे कि कत्यूरी राजवंश के समय उत्तराखंड में पृथक पृथक आक्रमण हुए थे, जिसमें क्रांचल देव का आक्रमण पड़ा था, अशोक चल्ल का आक्रमण पड़ा था और इन आक्रमणों में से जो सबसे घातक आक्रमण उत्तराखंड के लिए सिद्ध हुआ था वो तैमूर लंग का हुआ था वर्ष 1399 में। 1399 में तैमूर लंग ने उत्तराखंड में आक्रमण किया था और तैमूर लंग के आक्रमण की वजह से कत्यूरी राजवंश का पतन हो गया था। लेकिन ये पतन पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, ये आंशिक पतन हुआ था। कत्यूरी एक छोटी छोटी शाखाओं के रूप में उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान थे। जैसे हमने कहा था कि काली कुमाऊं में कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव का शासन था, चांदपुर गढ़ी चमोली उसमें कत्यूरी शासक भानु प्रताप का शासन था। इसी के अतिरिक्त पाली पछाऊ का क्षेत्र हो गया और अस्कोट का क्षेत्र, सीरा का क्षेत्र हो गया शोर में। तो वहाँ पर भी कुछ भागों में कत्यूरी राजाओं को हमने दोबारा से पुनः उनके नाम प्राप्त होते हैं, लेकिन कत्यूरी एक पूरे राजवंश के रूप में समाप्त हो गया था। तो कत्यूरी राजवंश के पतन पश्चात जैसे उत्तराखंड की स्थिति है, उत्तराखंड का आकार लगभग आयताकार है। तो उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र में स्थापित राजवंश था चंद राजवंश और उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में राजवंश था जो कि कहा गया था पवार, या कुछ शासकों कुछ इतिहासकारों द्वारा उसे परमार राजवंश भी कहा गया है। जैसे कि चंद राजवंश और पवार राजवंश ये एक दूसरे की सीमाओं में थे, दोनों अपनी ओर से पड़ोसी क्षेत्र थे और साम्राज्य विस्तार के लिए एक दूसरे से संघर्ष के रूप में कार्य करते थे। तो जो पूर्वी भाग का चंद राजवंश है, चंद राजवंश को पढ़ने से पूर्व हमें यह देखना आवश्यक होगा कि चंद राजवंश की हमारे पास जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। ऐसे कौन कौन से हमारे पास स्रोत हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र में, कुमाऊं के क्षेत्र में चंद शासकों द्वारा शासन किया गया था। तो इन्हीं जानकारी के स्रोतों को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। इतिहास की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत माने गए हैं वो होते हैं अभिलेख। तो अभिलेखों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कुमाऊं में चंद राजवंश ने कार्य किया था। अगर चंद राजवंश के अभिलेखों के बारे में बात करें तो सबसे पहला अभिलेख जो जारी किया गया था चंद शासकों में वो था अभयचंद। अभयचंद वो शासक था जिसने सबसे पहले अभिलेख जारी किए थे। अभयचंद के पश्चात अगर हम देखेंगे भारतीचंद, उनका हमको पिथौरागढ़ से ताम्रलेख प्राप्त होता है, देवसिंह दानू जो मैदान है वहाँ से। तो अभिलेखों के आधार पर भी इस राजवंश के बारे में बात की जा सकती है। अगर पुरातात्विक स्रोतों में हम देखें भवन या इमारत जिसमें मंदिर आ जाएंगे, तो मंदिरों के हिसाब से भी हमें चंद राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें प्रमुख जो भवन होते हैं जिनको कहा गया है खगमरा का दुर्ग। खगमरा अल्मोड़ा में बनाया था, खसिया खोला प्राचीन नाम था, राजा था भीष्मचंद, उसके द्वारा बनाया गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम प्रमुख दुर्गों के उसमें बात करें, मल्ला महल का किला जो कि रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया था, नए पोखर किला जिसका निर्माण करता बालो कल्याण चंद को माना गया है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे भवन भी मिलते हैं जो चंद राजवंश के संबंध में जानकारी का वर्णन करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य रिसोर्स को लेके चलें तो मुख्य रूप से आएगा उसमें साहित्य। साहित्य के अंतर्गत हम ये देखेंगे, ठीक है, साहित्य के अंतर्गत हमें ये देखना होगा कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिससे हमें चंद राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो साहित्य में मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो मुस्लिम साहित्य से हमें चंद राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। मुस्लिम साहित्य के अंतर्गत जैसे हमने बात की थी अकबरनामा, अकबरनामा से हमें रुद्रचंद नामक चंद शासक का वर्णन प्राप्त होता है। अकबरनामा के अतिरिक्त जहांगीरनामा और शाहजहांनामा, इससे भी हमें चंद राजवंश के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ वंशावलियों के उसमें बात करें, जैसे एटकिंसन ने वंशावली दी है, वॉल्टन के द्वारा वंशावलियां दी गई है, तो उन वंशावलियों से भी हमें चंद शासकों के बारे में, उनके नाम के हमें प्राप्ति हुई है। तो इन आधारों पर हम अपने चंद राजवंश को शुरू करते हैं। तो जो चंद राजवंश का संस्थापक था, जैसे कि अभी तक प्राप्त इतिहासकारों के अनुसार चंद राजवंश का संस्थापक माना गया है
सोमचन को। चंद राजवंश का संस्थापक को माना गया है सोमचन को। अगर हम इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार लेके चलें तो बीडी पांडे जी कहते हैं कि जो सोमचंद जो था इसने चंद राजवंश की स्थापना की थी लगभग 700 ईस्वी में। बद्रीदत्त पांडे जी के रेफरेंस लेके अगर हम चलेंगे तो वो कहते हैं कि चंद राजवंश की स्थापना लगभग 700 ईस्वी में हुई थी। इसके अतिरिक्त अगर हम एटकिंसन का मत लेके चलें, एटकिंसन, तो एटकिंसन के हिसाब से जो चंद राजवंश की स्थापना हुई थी ये 953 ईसा पूर्व के अंतर्गत हुई थी। तो चंद राजवंश के स्थापना और इसके संस्थापक के रूप में विभिन्न इतिहासकारों के बीच में मतभेद देखने को प्राप्त हुए हैं। जैसे अगर हम कहें, एटकिंसन कहते हैं 953 ईसा पूर्व में, बद्रीदत्त पांडे जी के अकॉर्डिंग 700 ईसा पूर्व में। तो ये इनके स्थापना के वर्ष में भी मतभेद देखा गया है। और अगर हम इनके संस्थापक के रूप में बात करें तो चंद राजवंश का संस्थापक जैसे कि सोमचंद को माना गया है, लेकिन अगर हम देखें हर्षदेव जोशी, जिनको कुमाऊं चाणक्य के नाम से जाना जाता था, जो स्वयं चंद राजवंशों के रूप में एक उनके मंत्री के पद में नियुक्त थे, तो जो हर्षदेव जोशी जी ने जो अपनी वंशावलियां दी गई है उन्होंने चंद राजवंश का जो संस्थापक माना है वो थोहरचंद को माना गया है। हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक थोहरचंद को माना है। लेकिन जब हमने वंशावलियों में थोहरचंद का क्रम देखा तो थोहरचंद जो था वो 23वें नंबर का शासक था। थोहरचंद को 23वें नंबर का, उसका जो क्रम स्थान था वो 23 नंबर का था। तो इसलिए इस संस्थापक के रूप में भी मतभेद देखा गया है। लेकिन हम बद्रीदत्त पांडे जी को लेके चलते हैं और आयोग का भी मानना, अब के जो नवीन एग्जाम हो रहे हैं तो उसमें भी उनका जो मानना है कि चंद राजवंश के जो संस्थापक थे वो सोमचंद थे। तो हम भी सोमचंद को लेके चलते हैं। तो बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार 700 ईसा पूर्व में सोमचंद के द्वारा चंद राजवंश की स्थापना की गई थी। अब मेन बात ये होती है कि ये सोमचंद कहाँ का निवासी था। तो सोमचंद को जो माना गया है ये इलाहाबाद के निकट, सोमचंद इलाहाबाद के निकट झूसी का निवासी था। सोमचंद इलाहाबाद के निकट झूसी का निवासी था और ये उत्तराखंड में तीर्थाटन हेतु आया था, तीर्थ यात्रा के तौर पे ये उत्तराखंड आया था। लेकिन दूसरा मत ये कहा जाता है कि जो सोमचंद था ये कन्नौज का निवासी था। सोमचंद कन्नौज का निवासी था। और जैसा कि हमें पता है भारतीय इतिहास में महमूद गजनबी वो व्यक्ति था जिसने भारत में लगातार 17 आक्रमण किए थे। तो महमूद गजनबी ने 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी ने जब कन्नौज में आक्रमण किया था तो ये महमूद गजनबी के भय से हमारे कुमाऊं में आ गया था, शरण लेने के लिए ये कुमाऊं के क्षेत्र में आया था। तो एक अन्य मत ये भी हो सकता है कि जो सोमचंद था ये कन्नौज का निवासी था। लेकिन हम बद्रीदत्त पांडे जी को रेफरेंस लेके चलेंगे तो हम बोलेंगे कि सोमचंद जो था वो इलाहाबाद का निवासी था। सोमचंद जब घूमने के लिए तीर्थाटन हेतु हमारे कुमाऊं क्षेत्र में आया था, काली कुमाऊं के क्षेत्र में आया था, तो उस समय काली कुमाऊं जिसकी वर्तमान स्थिति हमें प्राप्त होती है चंपावत में, तो चंपावत के काली कुमाऊं नामक क्षेत्र में कत्यूरी राजा का यहाँ पर शासन था। और जो कत्यूरी राजा है उसको कहते हैं हम वीरमदेव, और ये वही वीरमदेव है जिसको जागरों में कहा गया है ब्रह्मदेव। तो कहते हैं कि कत्यूरी शासक वीरमदेव, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मदेव का यहाँ पर शासन था। तो वीरमदेव सोमचंद के चरित्र से बहुत प्रभावित होता है और वीरमदेव के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह, वीरमदेव के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से संपन्न किया जाता है और दहेज के रूप में इसको काली कुमाऊं का क्षेत्र दिया जाता है। इस प्रकार लगभग 700 ईसा पूर्व में लगभग 700 ईस्वी में सोमचंद के द्वारा काली कुमाऊं यानी कि चंपावत वाले क्षेत्र में एक दुर्ग का निर्माण किया गया, उसको कहते हैं राजबुंगा का किला। और इस प्रकार से सोमचंद ने चंद राजवंश की स्थापना की थी। राजबुंगा का किला जो कि सोमचंद के द्वारा बनाया गया था और उसको सोमचंद के द्वारा अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो सोमचंद से लेकर अगर हम अंतिम चंद शासक देखें तो हमें महेंद्र चंद का नाम प्राप्त होता है। तो लगभग अपनी ओर से हम ये कह सकते हैं कि 60 से 65 राजाओं ने यहाँ पर शासन किया है। तो हम अपने इस सेशन में पूरे के पूरे 65 राजाओं का अध्ययन नहीं हो पाएगा इसमें, तो इसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 विभिन्न चरणों में हम चंद राजवंश को अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश में करेंगे।
तो सोमचंद जो था, इसने स्थापना की थी चंद राजवंश की, राजबुंगा के जो दुर्ग का निर्माण किया था इसके लिए। अब सोमचंद के द्वारा अपने क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए थे। जिस प्रकार से अगर हम सोमचंद के कार्यों को देखें, सोमचंद वो शासक था जिसने हमारे कुमाऊं में ग्रामीण व्यवस्था को सुधार किया। ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य रूप में यहाँ पर बात की जाएगी पंचायती राज व्यवस्था को। तो उत्तराखंड में या कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था जो प्रारंभ की गई थी, ये सोमचंद के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इन पंचायती राज व्यवस्थाओं, इन पंचायतों का जो मुख्य रूप से काम होता था वो टैक्सेशन, कराधान से संबंधित इनका मुख्य रूप से कार्य रहता था। पंचायती में के अंतर्गत सोमचंद के द्वारा अपनी ओर से 5 बूढ़ों की नियुक्ति की गई थी, जो कि राजस्व से का काम होगा और जो थोड़ा बहुत न्याय का क्षेत्र भी देखेंगे। तो सोमचंद के द्वारा जो पंचायती में जो बूढ़ों की नियुक्ति की गई थी उनको कहा जाता है सयाणा। तो सोमचंद वो शासक था जिसने पंचायती राज के अंतर्गत सयाणों की नियुक्ति की थी। लेकिन किंतु किसी बात से कुमाऊं में 2 खामे थी या 2 धड़ थे, एक थे मेहरा और एक थे फर्तियार। आने वाले जो उत्तरवर्ती चंद शासक आएंगे, इनमें मेहरा और फर्तियाल जो खाम या धड़ होती है उनका महत्वपूर्ण रूप से एक भूमिका रहेगी। तो जो खाम थी मेहरा फर्तियाल, उन्होंने इन पंच जो बूढ़े थे इनकी हत्या कर दी थी। तो सोमचंद को इसमें अपनी पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न सुधार करने पड़े थे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि सोमचंद ने प्रशासनिक सुधार क्या किए थे, तो सोमचंद ने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जो सोमचंद की राजधानी है जिसका नाम है राजबुंगा किला जिसको दुर्ग कहते हैं, तो सोमचंद ने अपनी राजधानी राजबुंगा के दुर्ग में इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए 4 किलेदारों की नियुक्ति की गई थी। 4 किलेदारों की नियुक्ति की गई थी सोमचंद के द्वारा, जिनको कहा जाता है चाराल। चाराल का अंतर्गत का मतलब होता है कि 4 किलेदार। तो सोमचंद ने अपने राजबुंगा क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए 4 किलेदारों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो चाराल के रूप में देखे जाते हैं उसमें है तड़ागी, चौधरी, कार्की और इसके अंतर्गत बोरा। तड़ागी, चौधरी, कार्की, बोरा, इन तीनों को मिलाकर 4 किलेदार या चाराल कहा जाता है। अपनी महल की सुरक्षा के लिए उसने चाराल की नियुक्ति की। इसके अंतर्गत सोमचंद के द्वारा जिस तरह से पवार शासकों में सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की गई थी अजयपाल के द्वारा, उसी प्रकार से चंद राजवंश में चौथानी ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे। चंद राजवंश में जो ब्राह्मण मुख्य रूप से पूजे जाते थे उनको चौथानी ब्राह्मण कहा जाता था। चौथानी ब्राह्मण का मतलब इससे मुख्य रूप से 4 ब्राह्मण होंगे। तो चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति की गई थी सोमचंद के द्वारा। ये जो सोमचंद है इसने अनेक लोकहित काम किए, इसकी उपलब्धियां भी बहुत थी। जिसके अंतर्गत देखा जाए तो सोमचंद प्रथम शासक था जिसने अल्मोड़ा में एक जाति का निवास था रावत। रावतों को सोमचंद का शासन पसंद नहीं आया, तो रावतों ने सोमचंद के विरुद्ध अभियान करने की योजना बनाई थी। लेकिन ये योजना को पूर्ण होने से पूर्व ही सोमचंद के द्वारा अल्मोड़ा में आक्रमण किया गया और अल्मोड़ा के रावतों को पराजित किया गया था सोमचंद के द्वारा। प्रशासनिक, हमने अभी इसमें सोमचंद के प्रशासनिक सुधार को देखा, उसके साम्राज्य विस्तार को देखा। सोमचंद की उपलब्धियां भी अनेक है, किंतु एक महत्वपूर्ण बात हमें यह याद रखने योग्य है, ये जो सोमचंद है ये स्वतंत्र शासक नहीं था। सोमचंद से लेकर इसके उत्तरवर्ती शासक में भारतीय चंद तक जितने शासक आएंगे ये सब मांडलिक राजा थे। मांडलिक राजा का मतलब कराधान के अंतर्गत राजा। ये राजा मुख्य रूप से डोटियों के अधीन थे, डोटियों के सामंत थे और डोटियों को वार्षिक करों का भुगतान किया करते थे, इसलिए इनको मांडलिक राजा कहा गया है। तो सोमचंद भी एक मांडलिक राजा था जो कि डोटी के शासक, इस समय जो डोटी का शासक था उसका नाम था जयदेव। जयदेव के अंतर्गत जो एक सामंत के रूप में कार्य करता था सोमचंद। अब हम इसमें वंशावलियों में देखेंगे, सोमचंद के बाद बहुत से शासक आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें आत्मचंद का नाम आएगा, पूर्णचंद का नाम आएगा, लेकिन इनकी कुछ खास उपलब्धि नहीं है। पूर्णचंद के बारे में बस हमें इतना सा प्राप्त होता है कि पूर्णचंद जो था इसने अपना राजपाट त्याग दिया था और ये पूर्णागिरि धाम में इसने अपने अंतिम समय जीवन व्यतीत किया था और पूर्णागिरि धाम में इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो सोमचंद के पश्चात आत्मचंद, पूर्णचंद,
इसके पश्चात अगर वंशावलियों में हम देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण शासक का नाम लिया जाता है, उस शासक का नाम है इंद्रचंद। इंद्रचंद जो कि चंद वंशों का एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में माना गया है। इंद्रचंद वो शासक था जिसने अपने राज्य में, यानी कि अपनी जो राजधानी चंपावत है, रेशम के उत्पादन के लिए इंद्रचंद के द्वारा रेशम का कारखाना स्थापित किया गया था। तो रेशम का कारखाना चंपावत अपनी राजधानी राजभूंगा में स्थापित किया गया था। उस चंद शासक का नाम है इंद्रचंद। तो कहते हैं कि ये रेशम के कीट कहाँ से लेके आया था। कुछ राइटरों का मानना है ये रेशम के कीट तिब्बत से लेके आया था, लेकिन इसके विपरीत कुछ राइटरों का यह कहना है कि यह रेशम के कीट नेपाल से लेके आया था। तो हम दोनों को लेके चलते हैं, नेपाल या तिब्बत, जहाँ से ये रेशम के कीट लेके आया था। इंद्रचंद के द्वारा हमारे चंपावत में रेशम का कारखाना स्थापित किया गया था, किंतु यह रेशम का कारखाना, जो रेशम का उत्पादन हो रहा था, ये सफल रूप में नहीं हो रहा था। तो इसके इंद्रचंद ने जांच कराई और इसका यह परिणाम सामने आया जांच का। इंद्रचंद से कहा गया था कि इंद्रचंद, अगर आप अपने राज्य में पटरंगबाजी व्यवस्था को लागू करेंगे तो रेशम का कारखाना बहुत अच्छा होगा। पटरंगबाजी से तात्पर्य होता है कि हमें झूठ बोलना होगा, अफवाह उड़ानी होगी। तो राजा खुद भी एक पटरंगबाज राजा के रूप में जाना जाता है इंद्रचंद। ये भी अपने उसमें राजमहल में काफ़ी झूठ बोल रहे हैं और अफवाहें उड़ा रही है, और इस वजह से इनके द्वारा रेशम का कारखाना स्थापित किया गया। अन्य इतिहासकारों का यह मत है, जो इंद्रचंद है ये अपने आप को स्वयं भगवान इंद्र के समान शक्तिशाली समझता था, और इतिहासकारों ने इंद्रचंद को घमंडी शासक के रूप में भी इसका वर्णन किया गया है। तो इंद्रचंद को महत्वपूर्ण इसलिए याद रखे जाएंगे कि इंद्रचंद वो शासक था जिसने अपने राज्य में रेशम का कारखाना का उत्पादन किया था। इंद्रचंद के पश्चात बहुत से राजा बनते हैं, जैसे संसार चंद आता है, सुधा चंद आता है, इस तरह से राजा बनते हैं। तो इंद्रचंद के पश्चात जो महत्वपूर्ण शासक है उसका नाम है वीणाचंद। इंद्रचंद के पश्चात महत्वपूर्ण शासकों में नाम लिया जाता है वीणाचंद का। वीणाचंद के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है, वीणाचंद अपने पूर्व शासन में इसने अच्छी तरह से शासन किया था, लेकिन अपने उत्तरवर्ती शासन काल में वीणाचंद एक भोग विलासी प्रवृत्ति का राजा हो गया था। राजा हमेशा भोग विलास में व्यक्त था। तो अगर राजा भोग विलास में व्यक्त हो जाता है तो उससे राज्य को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो राजा की इसी राजा की जो ये कमी थी, इसी का लाभ उठाया गया था खसों के द्वारा। तो वीणाचंद वो शासक है जिसके समय चंपावत में खसों ने आक्रमण किया था। वीणाचंद के समय चंपावत में खसों ने आक्रमण किया था, और हमें खस शासकों का नाम प्राप्त होता है। जिस प्रकार से कुछ खस शासकों का नाम प्राप्त होता है, बीजड़, चीचड़, कालू, ये कुछ खस शासक हैं जिनका यहाँ से नाम प्राप्त होता है। और एक खस शासक का नाम प्राप्त होगा सोपाल। और चंदों के उत्तरवर्ती शासनकाल में बालो कल्याण चंद के समय एक खस शासक का नाम हमें और प्राप्त होगा, जिसको भीष्मचंद वो खस शासक जिसने भीष्मचंद की हत्या की थी, गजवा सिंह, वो भी एक खस शासक था। तो वीणाचंद के समय खसों ने आक्रमण किया था, और कहते हैं खस शासक जो बीजड़ था इसके द्वारा कुमाऊं में अधिकार कर लिया गया। राजा की अयोग्यता का लाभ खस शासक बीजड़ के द्वारा उठाया गया था। और चंद शासक जो थे इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जाके शरण ली थी। जैसे कुछ जो हम डोटी के सामंत थे, कुछ चंद शासकों के द्वारा जो उनके रिश्तेदार पुत्र लोग हैं उनके द्वारा डोटी में शरण ली गई थी। कुछ चंद व्यक्तियों के द्वारा तराई क्षेत्र में शरण ली गई थी। खस शासक बीजड़ ने हमारे कुमाऊं में आक्रमण किया और चंपावत, चंदों की राजधानी में अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से वीणाचंद के समय चंद वंश का आंशिक पतन हुआ था। आंशिक पतन इसलिए कहा, पूर्ण रूप से पतन नहीं हुआ, क्योंकि वीणाचंद के पश्चात वीरचंद शासक का नाम प्राप्त होता है जिसने चंद राजवंश की पुनर्स्थापना की थी। चंद राजवंश का जो पूर्ण पतन होगा ये लगभग 1790 ईस्वी में होता है गोरखा आक्रमणों के द्वारा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वीणाचंद के समय चंदों का आंशिक पतन हुआ था। और हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, पूरे काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में, चंपावत में खसों का अधिकार हो गया था। खस जो अपने में अत्याचारी जाति के रूप में जानी गई है, कुमाऊं के व्यक्ति इन खसों के आक्रमणों से अत्यधिक तनाव में आ गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। खसों के आक्रमण से उन्हें बहुत कष्ट हुआ था। ये जो खस शासक थे इन्होंने हमारे उत्तराखंड में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। यानी कि खसों के द्वारा 200 वर्षों तक शासन किया गया। इस प्रकार से चंद वंश का प्रथम आंशिक पतन हो गया था। किनके आक्रमणों की वजह से?
खसों के आक्रमण की वजह से। और खास साथ कौन था जिसने कुमाऊं में आक्रमण किया प्रथम बार, उसका नाम था बीजड़। तो बीजड़ ने आक्रमण किया और लगभग 200 वर्षों तक उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में खसों का आधिपत्य रहा। वीराचंद के पश्चात वंशावली में हमें एक राजा का नाम प्राप्त होता है चंद शासक, उसका नाम है वीरचंद। वीरचंद, इसका वर्णन 200 वर्षों के पश्चात आएगा, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वीराचंद का पुत्र वीरचंद था, और इसीलिए अभी हमने इनके टाइम पीरियड में भी बात नहीं की गई है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। तो जो राइटरों ने, इतिहासकारों ने चंद शासकों का टाइम पीरियड दिया है, तो हम भी अपने इस सत्र में उन्हीं के टाइम पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीराचंद के पश्चात 200 वर्षों बाद एक शासक का नाम, चंद शासक का नाम प्राप्त होता है। उस चंद शासक का नाम था वीरचंद। वीरचंद जो था, जैसे इसके नाम ही से है वीरचंद, तो वीरचंद अपने नाम के अकॉर्डिंग एक वीर शासक था। इसके द्वारा काली कुमाऊं के अंतिम खस शासक सोपाल, वीरचंद के द्वारा कुमाऊं के अंतिम खस शासक सोपाल की हत्या की गई थी। इस प्रकार वीरचंद ने चंद राजवंश को कुमाऊं में पुनः स्थापित किया। इसलिए इतिहासकारों ने वीरचंद को चंद राजवंश का पुनर्संस्थापक के रूप में माना गया है। तो आयोग ने क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन सा राजा ऐसा था जिनको अपनी ओर से हम चंद वंश का संस्थापक बोलते हैं, तो चंद वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है वीरचंद। वीरचंद के पश्चात हमें चंद शासकों में एक महत्वपूर्ण शासक का नाम प्राप्त हुआ है, और उसका नाम है नानकी चंद। वीरचंद के पश्चात महत्वपूर्ण चंद शासक जिसके बारे में कुछ बातें कही जा सकती हैं, तो वो नानकी चंद है। यहाँ से नानकी चंद का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि नानकी चंद के समय कुमाऊं में कुछ आक्रमण हुए थे। तो नानकी चंद का समय 1175 से लेकर 1195, ये जो समय राइटरों ने दिया गया है, ये नानकी चंद का समय लिया गया है। नानकी चंद के समय अगर हम टाइम पीरियड में देखें 1175 से लेकर 1195, तो नानकी चंद के ही समय उत्तराखंड में आक्रमण हुआ था नेपाल से एक शासक जिसका नाम था अशोक चल्ल। अशोक चल्ल ने आक्रमण किया था 1191 ईस्वी में, जो कि नानकी चंद के टाइम पीरियड के अंतर्गत रखा गया है। ये जो नेपाली शासक, जो नेपाल से आक्रमण हुआ था अशोक चल्ल ने उत्तराखंड कुमाऊं में आक्रमण करने के पश्चात अशोक चल्ल के द्वारा बिहार में आक्रमण किया गया था। कुमाऊं आक्रमण के पश्चात अशोक चल्ल ने बिहार में आक्रमण किया, और बिहार आक्रमण में इसकी जानकारी प्राप्त होती है बोध गया अभिलेख से। बिहार में आक्रमण किया, यह जानकारी प्राप्त होगी बोध गया अभिलेख से। तो जैसे कि हमने कहा बोध गया, यहाँ पर गौतम बुद्ध को बोध की प्राप्ति हुई थी। बोध का अर्थ बुद्ध साहित्य में ज्ञान से होता है, और वो क्षेत्र गया यानी कि बिहार में था, तो उसे बोलते हैं हम अपनी क्षेत्र बोध गया। तो बोध गया में अशोक चल्ल ने कुमाऊं के पश्चात बिहार के क्षेत्र बोध गया में आक्रमण किया था। अशोक चल्ल के उत्तराखंड में आक्रमण जानकारी की प्राप्त होती है हमें बाड़ाहाट अभिलेख से। इसके अंतर्गत, इसके अतिरिक्त गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख या गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख से हमें अशोक चल्ल के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो अशोक चल्ल ने कुमाऊं में को विजित करने के पश्चात बिहार में आक्रमण किया था। बिहार के बोध गया अभिलेख में अशोक चल्ल ने बोध गया में अपना एक अभिलेख का निर्माण किया। उस अभिलेख में अशोक चल्ल को कहा गया है शिवपालिक। अशोक चल्ल को इस अभिलेखों में शिवपालिक कहा गया है। शिवपालिक का अर्थ होता है शिवालिक का राजा, और जैसे कि हमारा उत्तराखंड शिवालिक के क्षेत्र में भी जाना जाता है, तो ये भी कह सकते हैं कि अशोक चल्ल ने नानकी चंद के समय हमारे उत्तराखंड में आक्रमण किया था। नानकी चंद के पश्चात हमें एक चंद शासक का नाम प्राप्त होगा जिसको हम कहेंगे थोवरचंद। थोवरचंद हमें नानकी चंद के पश्चात प्राप्त होता है। जैसे कि हमने कहा था कि हर्षदेव जोशी के द्वारा थोवरचंद को वास्तविक संस्थापक बताया गया है, लेकिन जो थोवरचंद है वंशावली में उसका क्रम 23वें नंबर का है। तो आज के उसमें हम चंद वंश के वास्तविक संस्थापक थोवरचंद के उसमें बात करते हैं, और आने वाले सेशन में हम यह देखेंगे कि वह कौन राजा था जिसने मांडलिक उपाधि को त्यागा था, यानी कि उत्तराखंड में चंद शासकों ने स्वतंत्र रूप से किस वर्ष में कार्य किया, और वो कौन सा चंद शासक था जिसके द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य किया गया था। तो आने वाले भाग में हम उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।